नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। और इन दिनों आपकी कक्षाएं कुछ प्रभावित थी, जिसके पीछे कारण था कि जो आपका नेक्स्ट बीपीएससी एग्ज़ाम है, नए बदलावों के साथ किस प्रकार से हमें इस पे आगे बढ़ना है, किस तरीके से कक्षाओं को मैनेज करना है, आपके लिए अलग अलग अध्यापकों की कक्षाएं कब आपको उपलब्ध करानी है, उस दिशा में कार्य किया जा रहा था। और अब सारी चीज़ें व्यवस्थित हैं। अब आज सोमवार को आप ये क्लास देख रहे हो। अब से आपको नियमित सोमवार से शनिवार तक नियमित आपकी कक्षाएं देखने को मिलेंगी। प्रत्येक रविवार को टेस्ट होगा, पूरा शेड्यूल मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है। आज की इस क्लास में मैं बात करता हूं कि आज जो हमारे टॉपिक हैं, दो टॉपिक यहाँ पे हम देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे देखने वाले हैं करंट अफेयर्स के बारे में, दैनिक करंट अफेयर्स के बारे में। और दूसरा जो हम देखने वाले हैं वो हम केमिस्ट्री का एक टॉपिक देखने वाले हैं। और केमिस्ट्री के इस टॉपिक का नाम है एसिड, बेस और सॉल्ट। एसिड, बेस और सॉल्ट, या दूसरे शब्दों में कहें तो अम्ल, क्षार और लवण, यह टॉपिक हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो करंट अफेयर्स और रसायन विज्ञान का एक टॉपिक देखने वाले हैं। एक नए जोश से पुनः यहाँ पे प्रारंभ करना है। अब आपको कोई समस्या नहीं होगी। हालांकि टारगेट वीडियो जो था वो आपको नियमित मिल रहा था, टारगेट प्रोग्राम आपको नियमित मिल रहा था, वहाँ से आपकी तैयारी सुचारू रूप से चल रही होगी, वहाँ पर आपको कोई बाधा नहीं देखने को मिली होगी। तो चलिए एक बार फिर से शुरुआत करते हैं अपने इस दैनिक क्लास को। और आप सबसे यहाँ पे ढेर सारा सहयोग चाहिए होगा, क्योंकि अब इसमें नियमित आपको कक्षाएं मिलेंगी। और बुधवार से रात्रि 10 बजे हम डाउट सेशन 10:30 PM पर हम डाउट सेशन में भी मिलेंगे। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको तैयार रहने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स में आज जो हम बात करने वाले हैं, ये टॉपिक है हमारा पहला जो टॉपिक है करंट अफेयर्स का। एक प्रोजेक्ट प्रारंभ हुआ है जिसका नाम है प्रोजेक्ट ईशान। क्या नाम है? प्रोजेक्ट ईशान। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्रोजेक्ट ईशान है क्या, आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जाए कि प्रोजेक्ट ईशान किसके द्वारा चलाया गया है, तो ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा चलाया गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया आप सब जानते होंगे, फुल फॉर्म भी चीज़ों की पता होना चाहिए। ठीक है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया किसके अंतर्गत आता है, तो आप बताएंगे ये आता है डीजीसीए के अंदर। डीजीसीए का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए और जानना भी चाहिए कि डीजीसीए का फुल फॉर्म क्या होता है। ये आज आपको होमवर्क मैं एक छोटा सा दे रहा हूँ कि डीजीसीए क्या है, ये आप हमें बताओगे। और डीजीसीए जो आता है, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब ईशान के बारे में हम देख लेते हैं कि ईशान क्या है। ईशान का भी फुल फॉर्म पता होना चाहिए। ईशान का जो फुल फॉर्म है, इसको लिखते हैं इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट क्या बोलते हैं? इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट इसको बोलते हैं। इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं, ये है क्या। उदाहरण के तौर पे भारत में अभी तक यदि आप जानते होंगे तो जो फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन है भारत में, ये अभी तक 4 रीजन हुआ करते थे। भारत में 4 रीजन कौन कौन से थे? पहला आपका था दिल्ली, दूसरा था कोलकाता, ठीक है, तीसरा आपका था चेन्नई और एक आपका था मुंबई। तो भारत में अभी तक 4 ये आपके फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन होते थे। मतलब एयर ट्रैफिक जो हमारा है, एयर ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए भारत में अभी तक 4 रीजन हुआ करते थे। लेकिन अब भारत सरकार क्या करने जा रही है, इन चारों को एकीकृत करने जा रही है। और इन चारों के स्थान पे अब पूरे भारत में मात्र एक आप कह सकते हैं फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन होगा। और वह कहाँ पे होगा? वह होगा नागपुर में। ठीक है, अब इन चारों के स्थान पे एक एकीकृत फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन होगा और वो नागपुर में देखने को मिलेगा।
ठीक है। अभी तक आप जानते हैं कि जो भी फ्लाइट कनेक्ट होती थी वो 4 जगहों से, पूरे भारत में 4 जगहों से जिस रीजन में वो आप कह सकते हैं फ्लाई करती थी, उसको इन 4 केंद्रों के आधार पे उनका, आप कह सकते हो, उनको नियंत्रित किया जाता था, उनका मैनेजमेंट किया जाता था। लेकिन अब सिर्फ नागपुर से किया जाएगा। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि जब 4 जगहों से नियंत्रण होता है तो कहीं ना कहीं समन्वय में समस्या आती थी, और जो समन्वय में समस्या आती थी उसी को दूर करने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। आपको पता होगा कि अभी भारत सरकार ने एक आंकड़ा जारी किया था, और उसके अनुसार कि वर्ष 2030 तक जो अभी तक लोग एयर ट्रैफिक, आप कह सकते हैं कि एयर स्पेस का यूज करते थे, मतलब एक स्थान से जाने के लिए हवाई जहाज का प्रयोग करते थे, वो 2030 तक इनकी संख्या बढ़ने वाली है। और इसीलिए समन्वय बैठाना बेहतर हो, समन्वय आसानी से बैठाया जा सके रीजन में, तो इसलिए अब इसको एकीकृत किया जा रहा है। तो कहाँ पे होगा इसका हेड, कहाँ पे होगा हेडक्वार्टर, आप कह सकते हैं एकमात्र सेंटर कहाँ पे होगा चारों के स्थान पे? ये होगा नागपुर में। पढ़ते हैं दूसरे टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक संबंधित है एक जीआई टैग से। देखो, मैंने आपको बोला था कि कुछ दिन प्रश्न जो हैं वो क्वेश्चन फॉर्मेट में होंगे और कुछ दिन इस तरह से टॉपिक वाइज होंगे, क्योंकि आप में से कुछ लोग टॉपिक वाइज की मांग करते हो, कुछ लोग क्वेश्चन के रूप में मांग करते हो, तो दोनों चीज़ों को यहाँ पे ध्यान में रखा गया है। दूसरा जो आज का टॉपिक है ये है एक सुजनी नामक वियरिंग्स है, आप कह सकते हो एक प्रकार की कढ़ाई आप इसको कह सकते हो। सुजनी नामक एक बियरिंग्स है, इसको जीआई टैग दिया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इसका संबंध कहाँ से है। तो ये एक प्रकार की कपड़ों की कढ़ाई है और इसका संबंध है गुजरात के भरूच से। ठीक है, राज्य यदि पूछ लिया जाए तो राज्य आपका है गुजरात। गुजरात के भरूच से सुजनी बियरिंग्स का संबंध है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको और याद रखना है कि गुजरात का कच्छ जो क्षेत्र है, यहाँ पे एक प्रकार का खजूर पाया जाता है जिसको बोलते हैं खरक, इसको बोलते हैं कच्छी खरक। तो जो कच्छी खरक है, डेट्स है, इसको भी जीआई टैग पिछले दिनों मिला, ये भी आपको याद रखना है, गुजरात से संबंधित है। और एक अजराक है, अजराक, अजराक क्या होता है? अजराक मतलब आप कह सकते हो नील, इंडिगो। ठीक है, अजराक या नील आप कह लीजिए, इसी को इंडिगो भी कहते हैं। और ये विशेष रूप से आप जो ब्लॉक पेंटिंग होती है उससे संबंधित है, और इसको भी अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है। तो ये भी गुजरात से संबंधित है, गुजरात की अजराक को भी जीआई टैग मिला है। अजराक क्या है? जैसे हमने बताया नील, नील को ही बोलते हैं इंग्लिश में इंडिगो, और इसको अजराक भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका दूसरा टॉपिक था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरे टॉपिक के बारे में। देखो, करंट अफेयर्स यदि आप मेरे साथ जुड़े रहोगे और डेली बेसिस पे नोट डाउन केवल करते रहोगे और वीक में एक बार रिवाइज कर लोगे तो चीज़ें वहाँ से आपकी बेहतर हो जाएगी। अब हम आगे बढ़ रहे हैं तीसरे टॉपिक पे, और तीसरा टॉपिक संबंधित है DPI से संबंधित है। इसी को बोलते हैं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इसको बोलते हैं या DPI बोलते हैं। और अब आने वाले समय में आपको एक इंडेक्स देखने को मिलेगा जिसका नाम है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एडॉप्शन इंडेक्स। क्या देखने को मिलेगा? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एडॉप्शन इंडेक्स आपको देखने को मिलेगा। और ये जो DPI इंडेक्स है इसी की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। अब आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में किसके द्वारा जो है DPI इंडेक्स लॉन्च करने की बात की गई। तो DPI इंडेक्स जो है इसको लॉन्च कर रहा है वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक और हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो मिनिस्ट्री है, या इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, शॉर्ट में इसको बोलते हैं MITI। तो वर्ल्ड बैंक और MITI मिलकर जो है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एडॉप्शन इंडेक्स लाने वाले हैं। और ये है क्या? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एडॉप्शन इंडेक्स है क्या? सबसे पहली बात, ये राज्यों के लिए लाने वाले हैं कि राज्यों में एक प्रतिस्पर्धा का माहौल होगा
कि जो हमारी डिजिटल तकनीकें हैं, डीपीआई के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, जैसे यूपीआई आपका आता है, ठीक है, डिजी लॉकर आपका आता है, डिजी लॉकर भी इसी के अंतर्गत आता है। डिजी लॉकर के साथ साथ आप आईएमपीएस करते हो, वो भी इसी के अंतर्गत आता है। भारत क्यूआर का प्रयोग करते हो, वो भी इसी के अंतर्गत आता है। केवाईसी आजकल किया जाता है, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। तो ये सभी क्या हैं, यूपीआई, डिजिटल लॉकर, आईएमपीएस, केवाईसी, ये सब आते हैं डीपीआई के अंतर्गत, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एडॉप्शन इंडेक्स में। इन्हीं की बात की जाएगी कि कौन सा राज्य भारत का ऐसा है जो इन सभी को लागू करने में टॉप पे है, जिससे राज्यों में प्रतिस्पर्धा का माहौल देखने को मिले और भारत के ज़्यादा से ज़्यादा राज्य इस दिशा में काम कर सकें। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखने की ज़रूरत है कि ये जो डीपीआई शब्द है, ये वैश्विक स्तर पे प्रयोग किए जाने वाला शब्द है। भारत में हम जो डीपीआई को बोलते हैं उसको बोलते हैं इंडिया स्टैक। क्या बोलते हैं, इंडिया स्टैक। तो ये भी याद रखना है, इंडिया स्टैक मतलब डीपीआई। हम अपने डीपीआई को इंडिया स्टैक नाम से जानते हैं, यह भी आपको याद रखना है। तो भारत के डीपीआई को क्या बोलते हैं, इंडिया स्टैक। तो इंडिया स्टैक बोला जाए या डीपीआई बोला जाए, बात एक ही है। तो ये राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा का माहौल बनाने के लिए विश्व बैंक और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एडॉप्शन इंडेक्स लागू करने का फैसला लिया है। तो आपसे इसमें सिर्फ पूछा जाएगा कौन कौन मिलकर कर रहे हैं, तो वर्ल्ड बैंक के साथ आपका सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय मिलकर इसको कर रहा है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चौथे टॉपिक के बारे में। चौथा टॉपिक आपका संबंधित है सीडैक से संबंधित है। सीडैक एक संस्था है, सीडैक, और ये विशेष रूप से तिरुवनंतपुरम की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है, तिरुवनंतपुरम की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। सीडैक तिरुवनंतपुरम की जब बात कर रहे हैं तो पहले सीडैक का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस ठीक है, कंप्यूटिंग, ठीक है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग, ये आपको पता होना चाहिए, सीडैक का फुल फॉर्म है। और सीडैक तिरुवनंतपुरम की हम बात कर रहे हैं। इसका हेडक्वार्टर, यदि सीडैक की हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपको पुणे में देखने को मिलता है, ठीक है, लेकिन इसके बहुत सारे केंद्र हैं और आज हम सीडैक तिरुवनंतपुरम केंद्र की बात कर रहे हैं। सीडैक तिरुवनंतपुरम की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अभी हाल ही में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किया है, ठीक है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किया है, मतलब अपनी टेक्नोलॉजी कोई बनाई थी उसको किसी प्राइवेट कंपनी को इन्होंने दे दिया है। तो ये क्या दिया है इसके बारे में हमें बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि सीडैक या जो भी इस तरह की तकनीकी संस्थाएं हैं हमारी, वो जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर रही हैं ये किस प्रोजेक्ट के तहत कर रही हैं या कौन सी योजना है। तो आपको याद रखना है इन ट्रांस नामक एक योजना केंद्र सरकार चला रही है और इन ट्रांस नामक जो योजना है ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को लेकर के योजना है। तो इन ट्रांस योजना क्या है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को लेकर के एक योजना है और इसके अंतर्गत ही सीडैक तिरुवनंतपुरम ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किया है। कौन कौन सी टेक्नोलॉजी एक प्राइवेट कंपनी को दिया है, पहला इन्होंने एक थर्मल कैमरा बनाया था, तो थर्मल कैमरा बनाने की जो टेक्नोलॉजी थी एक इन्होंने प्राइवेट कंपनी को दिया। दूसरा इन्होंने एक कैमरा बनाया था जिसको बोलते हैं सीमोस कैमरा, उसकी भी टेक्नोलॉजी इन्होंने ट्रांसफ़र कर दी उस कंपनी को। और तीसरा एक इन्होंने बनाया था फ्लीट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, फ्लीट मैनेजमेंट सिस्टम, और इसकी भी टेक्नोलॉजी इन्होंने ट्रांसफ़र कर दी। तो कहने का मतलब है आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इन ट्रांस जो है एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की योजना है, किसकी है, ये भी सूचना एवं आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय या मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या शॉर्ट में इसी को बोलते हैं मीटी। तो मीटी के अंतर्गत ये आती है। मीटी की एक योजना है इन ट्रांस, जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किया जाता है। जो गवर्नमेंट की कंपनियां हैं, संस्थाएं हैं, वो टेक्नोलॉजी बनाती हैं और
उस प्रौद्योगिकी का फिर किसी प्राइवेट कंपनी को ट्रांसफ़र कर देती हैं, जिससे वो संबंधित प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा सके या संबंधित जो टेक्नोलॉजी है उसके आधार पे नए नए डेवलपमेंट कर सके। ठीक है, तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं। तो इन ट्रांस योजना किससे संबंधित हो गई? टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र से संबंधित एक योजना। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला टॉपिक, पांचवा टॉपिक हमारा क्या है? पांचवा टॉपिक आपको याद रखना है, एक है डॉक्टर नैमा खातून। डॉक्टर नैमा खातून को क्यों याद रखना है? क्योंकि एक हमारा संस्थान है जिसको बोलते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति जो बनी हैं वो बनी हैं डॉक्टर नैमा खातून। तो इनका भी नाम आपको याद रखना है। अब यहीं पे टॉपिक संख्या 6 और टॉपिक संख्या 6 थोड़ा ध्यान से समझिएगा। टॉपिक संख्या 6 संबंधित है एक अभियान से जिसका नाम है #प्ले ट्रू अभियान। प्ले ट्रू अभियान क्या है, आइए देखते हैं। प्ले ट्रू अभियान पे आने से पहले आपको बता दें कि क्लीन स्पोर्ट और डोपिंग प्रथाओं के बारे में जागरूकता के प्रसार के लिए वाडा जो संस्था है ये लगातार काम कर रही है। वाडा क्या है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, 19 अप्रैल को इन्होंने प्ले ट्रू दिवस के रूप में मनाया था। याद रखिएगा, 19 अप्रैल को इन्होंने प्ले ट्रू दिवस के रूप में मनाया था। तो उसी दिन भारत की जो संस्था है जिसको बोलते हैं नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इन्होंने भारत के खिलाड़ियों में चीटिंग में आप कह सकते हो कि चीटिंग कम करें, भारत की खिलाड़ी डोपिंग का शिकार ना हो, उसके लिए एक जागरूकता का प्रसार करने के लिए एक कार्यक्रम चलाया जिसका नाम रखा प्ले ट्रू अभियान। तो प्ले ट्रू अभियान क्या है? प्ले ट्रू अभियान नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी द्वारा चलाया गया है, जिसमें जागरूकता का प्रसार करना उद्देश्य था खिलाड़ियों के बीच में कि वो क्लीन स्पोर्ट्स और डोपिंग रोधी प्रथाओं के बारे में जागरूक रहें, ऐसी दवाओं का सेवन ना करें जिससे वो डोप के शिकार माने जाएं। क्योंकि वाडा का मानना था कि विश्व में भारत ही वह देश है जिसके खिलाड़ी सबसे ज़्यादा डोपिंग में पकड़े जाते हैं। ठीक है, हालांकि इसमें रूस भी आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इन्होंने बताया वो बताया कि भारत ही वह देश है जहाँ के खिलाड़ी सबसे ज़्यादा डोपिंग में पकड़े जाते हैं। तो इसलिए आपको ये याद रखना है कि प्ले ट्रू अभियान किसके द्वारा चलाया गया है? नाडा के द्वारा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा चलाया गया है। कब चलाया गया? 19 अप्रैल को चलाया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां टॉपिक आपका जो आता है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक प्रकार की आपको बता दें कि यहाँ पे एक प्रजाति पाई गई। ठीक है, इसको पहले हम देख लेते हैं ये है क्या। इसको बोलते हैं प्यूसेरिया, नाम पहले नोट कर लेते हैं। प्यूसेटिया चपर निर्जीविन। ठीक है, क्या है ये? प्यूसेटिया चपर निर्बिन। तो प्यूसेटिया चपर निर्बिन, NIRVIN है, याद रखिएगा, NIRVIN। तो प्यूसेटिया चपर निर्बिन नामक एक मकड़ी की जो प्रजाति है वो खोज निकाली गई है। ठीक है, कहाँ पे खोज निकाली गई है? तो याद रखिएगा, ये मकड़ी खोजी गई है ताल चापर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। कहाँ पे? ताल चापर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और ताल चापर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? चूरू में है। चूरू कहाँ? राजस्थान में है। तो याद रखिएगा कि प्यूसेटिया चपर निर्बिन नामक एक मकड़ी की प्रजाति जो है खोजी गई है कहाँ? ताल चपर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। और ताल चपर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का संबंध चूरू राजस्थान से है। तो दो चीज़ें यहाँ पे याद रखना है। पहला,
मान लो ये नाम दे दिया गया प्यूसेटिया चपर निर्विल, और आपसे पूछा गया कि ये किसकी एक प्रजाति है, मछली की एक प्रजाति है, मकड़ी की एक प्रजाति है, ठीक है, या तितली की एक प्रजाति है, तो आपको याद रखना है ये मकड़ी की एक प्रजाति है और ये ताल चापर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि चूरू में है जहाँ पे इसको खोजा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आपका है BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप से संबंधित। विश्व जूनियर चैंपियनशिप, BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप की बात हो रही है। और आपको बता दें कि BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप का आयोजन 2025 में भारत में किया जाएगा और भारत का एक राज्य है असम, असम के गुवाहाटी में इसका आयोजन किया जाएगा। तो आपसे यदि पूछा जाए कि BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा तो आप असम गुवाहाटी बताएंगे, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे और याद रखना है कि इससे पहले भारत में कब आयोजन हुआ था, तो इससे पहले वर्ष 2008 में इसका आयोजन किया गया था। कहाँ पे? वर्ष 2008 में पुणे में इसका आयोजन किया गया था। इससे पहले वर्ष 2008 में पुणे में इसका आयोजन किया गया था। और एक चीज़ और याद रखना है, वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन जो है इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलता है कुआलालंपुर। ठीक है, वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिलता है? कुआलालंपुर। ये भी याद रखने की आपको ज़रूरत है। और विश्व जूनियर चैंपियनशिप जो बैडमिंटन की होनी है 2025 में असम के गुवाहाटी में देखने को मिलेगी। अगला, क्लाइमेट प्रॉमिस 2025 का अनावरण। क्लाइमेट प्रॉमिस 2025, क्लाइमेट प्रॉमिस 2025 का अनावरण। क्लाइमेट प्रॉमिस 2025 का अनावरण आप जानते हैं, पूछा जाएगा कि क्लाइमेट प्रॉमिस 2025 का अनावरण किस संगठन द्वारा किया गया, तो आप बताएंगे UNDP द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? UNDP द्वारा किया गया। और UNDP को क्या बोलते हैं? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो सिर्फ इतना याद रखना है कि क्लाइमेट प्रॉमिस 2025 का अनावरण किस संस्था द्वारा किया गया, किस संगठन द्वारा किया गया, तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम या UNDP आपको बताना है, जिसका हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क में देखने को मिलता है। ये है क्या? क्लाइमेट प्रॉमिस 2025 है क्या? बहुत सारे जो विकासशील देश हैं, जो जलवायु कार्रवाई में जलवायु कार्रवाई जो थी उसके टारगेट को पाना चाहते हैं, लेकिन उसमें समस्याएं आ रही हैं, तो उनकी मदद को लेकर के ये क्लाइमेट प्रॉमिस 2025 प्रारंभ किया गया है। और आप सब जानते हैं कि वैश्विक स्तर पे हमारा जो उद्देश्य है वो है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है, औसत तापमान जो है वो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा जो है ना बढ़े, 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ना बढ़े, क्योंकि यदि इससे ज़्यादा हो जाता है तो निश्चित तौर पे जो कई सारे देश हैं जो जलवायु परिवर्तन के कारण जिनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जलवायु परिवर्तन को लेकर COP28 जो हुआ था ये दुबई में हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। COP29 जो कि वर्ष 2024 में होगा, कहाँ पे होगा? बाकू में होगा, अजरबैजान। ठीक है, और COP30 की बात करें, COP30 का आयोजन नेक्स्ट ईयर आपको देखने को मिलेगा। कहाँ? ब्राज़ील में देखने को मिलेगा। ब्राज़ील का एक शहर है जिसका नाम है बलम दो पारा। तो ये भी बलम दो पारा में आपको 2030 में देखने को मिलेगा। तो ये तीनों आपको याद रखना है, COP28 दुबई, COP29 बाकू और COP30 ब्राज़ील। ठीक है, तो ये तीनों भी आपसे पूछे जा सकते हैं, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि COP28 का आयोजन कहाँ पे हुआ, COP29 का आयोजन कहाँ पे होगा या COP30 का आयोजन कहाँ पे होगा। तीनों चीज़ें आपको याद रखने की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, डिफेंस से संबंधित है, 8वां या 9वां टॉपिक है हमारा। ये है
हैंगोर श्रेणी की पनडुब्बियों से संबंधित। ठीक है, हैंगोर श्रेणी की पनडुब्बियों से संबंधित, हैंगोर श्रेणी की पनडुब्बियों से संबंधित है। और आपको बता दें कि अभी हाल ही में एक देश है चीन, चीन ने इस प्रकार की पनडुब्बियों को बनाने की बात की है और इन्होंने 8 पनडुब्बियां बनाने की बात की थी हैंगोर श्रेणी की, जिसमें से पहली पनडुब्बी जो थी वो इन्होंने अभी लॉन्च कर दिया है। ठीक है, और चाइना ये जो पनडुब्बी बना रहा है ये अपने, आप कह सकते हैं, मित्र देश पाकिस्तान के लिए बना रहा है। तो ये हैंगोर श्रेणी की जो 8 की 8 पनडुब्बियां हैं ये पाकिस्तान के लिए बनाई जा रही हैं, जिसमें 4 जो हैं ये चाइना में बन के आएंगी और 4 पनडुब्बियों के लिए जो चाइना है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेगा पाकिस्तान को, और ये 4 पनडुब्बियाँ कराची शिपयार्ड में बनाई जाएंगी। कहाँ पे बनाई जाएंगी? कराची शिपयार्ड में ये पनडुब्बियाँ बनाई जाएंगी, ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। अब जब पनडुब्बियों की बात हो रही है तो आपको बता दें कि प्रोजेक्ट 75 हमारा चला था। प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत हमने पनडुब्बियों का निर्माण किया था, जिसमें कलवरी, खंडेरी, इन सब का नाम आपने सुना होगा। और अब प्रोजेक्ट 75I भी हम प्रारंभ कर चुके हैं, जो कि पनडुब्बियों से संबंधित है। तो ये भी आपको याद रखना है कि प्रोजेक्ट 75 का संबंध किससे है? पनडुब्बियों के निर्माण से है। दूसरी तरफ यदि हम बात करें हैंगोर श्रेणी, ये क्या है? तो आपको बता दें पाकिस्तान की एक पनडुब्बी हुआ करती थी जिसका नाम था PNS हैंगोर। ठीक है, PNS हैंगोर। और PNS हैंगोर जो थी ये वर्ष 1971 का जो हमारा युद्ध हुआ था, इसने INS खुकरी नामक एक हमारा शिप था, उसको इसने डुबो दिया था। ठीक है, उसने इसको डुबो दिया था और पाकिस्तान इसी के नाम पे जो नई पनडुब्बियाँ तैयार कर रहा है चीन की मदद से, उनका नाम हैंगोर इसीलिए इन्होंने रखा है। तो हैंगोर श्रेणी की पनडुब्बियों का संबंध कहाँ से हो गया? पाकिस्तान और चीन से होगा। विशेष रूप से 4 का निर्माण पाकिस्तान में और 4 का निर्माण चीन में होगा। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र चीन इसके लिए कर रहा है। ठीक है, आगे एक फैक्ट छोटा सा है। जैसे आप जानते हैं कि बहुत सारे साइबर हमले होते हैं। ठीक है, साइबर ठगी के लोग शिकार हो रहे हैं। ठीक, तो साइबर हैकिंग, साइबर हमलों से बचाने के लिए विश्व का पहला कानून यदि किसी देश ने बनाया है तो वो है यूनाइटेड किंगडम। तो याद रखिएगा सिर्फ इतना कि साइबर हमले, साइबर ठगी से बचाने के लिए किस देश ने पहला कानून बनाया है। विश्व में पहला कानून किस देश ने बनाया? इससे पहले किसी भी देश ने इस तरह का कानून नहीं बनाया, तो वो देश है यूनाइटेड किंगडम। सिर्फ इतना याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे कुछ ज्वालामुखियों के बारे में जो हाल ही में फटे हैं। जैसे एक ज्वालामुखी आता है जिसका नाम है ला कुम्ब्रे। ला कुम्ब्रे नामक जो ज्वालामुखी है ये इक्वाडोर का है, और ये ज्वालामुखी जो है ये है किस द्वीप पर, वो भी आपको पता होना चाहिए। ये है गैलापागोस द्वीप। गैलापागोस द्वीप पर ये आपको ज्वालामुखी देखने को मिलता है ला कुम्ब्रे, जो कि हाल ही में फटा है, इन इक्वाडोर से संबंधित है। दूसरा, माउंट एटना का नाम आप खूब सुनते होंगे, लगातार इटली से संबंधित है, लगातार ये फटता रहता है। ठीक है, और रुआंग एक है, माउंट रुआंग। और माउंट रुआंग की बात करें तो ये भी याद रखना है कि ये इंडोनेशिया से संबंधित है। ठीक, और एक और ज्वालामुखी इन दिनों चर्चा में है जिससे जो लावा निकल रहा है, ऐसा बोला जा रहा है कि इस लावा में सोने के तत्व भी देखने को मिल रहे हैं। मतलब लावा का जो उद्गार हो रहा है उसमें गोल्ड मटेरियल भी देखने को मिल रहे हैं। और इस ज्वालामुखी का नाम है माउंट अरेबस। ठीक है, माउंट अरेबस। और माउंट अरेबस कहाँ से संबंधित है? ये अंटार्कटिका से संबंधित है। ठीक है, माउंट अरेबस ये अंटार्कटिका से संबंधित है, जहाँ पे बोला जा रहा है कि इससे गोल्ड भी निकल रहा है। तो इतनी जानकारी आपको पता होना चाहिए। आज के लिए करंट अफेयर्स के सेशन में इतना ही। करंट अफेयर्स के लिए पुनः कल हमारी मुलाकात होगी, लेकिन अब हम बात करने जा रहे हैं जीएस खंड के अंतर्गत। और जीएस खंड के अंतर्गत जो हम देख रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि आज से हमारा जीएस खंड के अंतर्गत जो टॉपिक शुरू हो रहा है उसका नाम है एसिड, बेस और सॉल्ट, या किसी को बोलते हैं अम्ल,
क्षार और लवण। ये टॉपिक हम देख रहे हैं। ये टॉपिक अगले 3 से 4 दिन लगातार चलेगा। जब ये टॉपिक समाप्त होगा तो इससे जुड़े हुए जो प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनकी भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा की शुरुआत अपनी करेंगे एसिड से। जब हम एसिड की बात करते हैं तो कई सारे जो वैज्ञानिक हैं जिनकी थॉट प्रोसेस इस संबंध में आए हैं। पहला नाम आता है ऑर्हीनियस। आर्हीनियस ने क्या कहा? आर्हीनियस ने बताया कि एसिड वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में मिलाने पर हाइड्रोजन प्लस आयन मुक्त कर देते हैं। आर्हीनियस के अनुसार एसिड वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में मिलाने पर हाइड्रोजन प्लस आयन मुक्त कर देते हैं। वो होते हैं कौन से? एसिड होते हैं। दूसरी एक आप कह सकते हैं थ्योरी आई, जो कि काफ़ी चर्चित थ्योरी है, जिसको बोलते हैं वानस्टेड और लॉरी। 2 लोगों ने मिलकर इस थ्योरी को दिया, वानस्टेड और लॉरी ने। इन्होंने बताया कि एसिड वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं। क्या करते हैं? प्रोटॉन डोनेट करते हैं। प्रोटॉन डोनेट करने वाले जो तत्व होते हैं वो एसिड कहलाते हैं। कहने का मतलब एसिड वे होते हैं जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं। इसके बाद एक तीसरी जो थ्योरी आई वो आई लेविस की आई। और लेविस ने क्या बताया एसिड के बारे में? इन्होंने बताया कि एसिड वे होते हैं जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो ये तीनों याद रखना है कि आर्हीनियस के अनुसार एसिड वे होते हैं जो हाइड्रोजन प्लस आयन मुक्त करते हैं। वानस्टेड एंड लॉरी के अनुसार एसिड वे होते हैं जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं। लेविस के अनुसार एसिड वे होते हैं जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। तो ये तीनों बेसिक हैं। पूछा जा सकता है कि आर्हीनियस के अनुसार एसिड क्या है, वानस्टेड और लॉरी के अनुसार एसिड क्या है, या लेविस के अनुसार एसिड क्या है। तो ये तीनों आपको याद रखने की ज़रूरत है। अब बात आती है एसिड की, जब हम बात कर रहे हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टी की। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात आती है तो एसिड की जब हम बात करते हैं तो आप जानते हैं एसिड जो होता है वो स्वाद में क्या होता है? शोर होता है, या इसी को बोलते हैं खट्टा। तो एसिड स्वाद में क्या होता है? एसिड स्वाद में खट्टा होता है और जलीय विलयन में मिलाने पर ये हाइड्रोजन प्लस आयन मुक्त करता है। एसिड स्वाद में खट्टा होता है और जलीय विलयन में मिलाने पर ये हाइड्रोजन प्लस आयन मुक्त करता है। ये आपको पता होना चाहिए। जैसे HCl प्लस जल ले लीजिए, ठीक है, गिव्स आउट ये क्या होगा? H प्लस आयन प्लस Cl माइनस। ये आपको देखने को मिल रहा है, मतलब H प्लस आयन जो है ये डोनेट कर रहा है। उदाहरण के रूप में जैसे आप जानते हैं, यदि मैं बात करूं, दही है, ठीक है, कर्ड या दही जो भी आप बोल लीजिए, इसमें कौन सा एसिड होता है? तो आप जानते हैं इसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ चाय होता है। चाय की जब हम बात करें इसमें भी एक एसिड होता है। चाय में जो एसिड पाया जाता है उसको बोलते हैं टेनिन। ये भी आपको याद रखने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ जब हम एसिड की बात कर रहे हैं तो थोड़े से लिटमस पेपर टेस्ट की हम बात भी कर लेते हैं, जहाँ से प्रश्न बनते हैं। लिटमस पेपर टेस्ट की हम बात कर लें। सबसे पहली बात, लिटमस पेपर कैसे बनता है? लिटमस पेपर लाइकेन से बनता है। लाइकेन से बनता है। लाइकेन क्या होते हैं? लाइकेन शैवाल और कवक, शैवाल और कवक से मिलकर के बनता है, ये आप कह सकते हैं। शैवाल और कवक ये जो साथ रहते हैं, इसको बोला क्या जाता है? इसको बोला जाता है सहजीविता। ठीक है, बायो मैंने आपको बढ़ाया, या इसी को बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप या सहजीविता भी इसको कहते हैं। ठीक है, अब कुछ फैक्ट हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे यदि एसिड है और इसको हम लिटमस पेपर पर डालते हैं, एसिड को यदि हम लिटमस पेपर पर डालते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि ये ब्लू को रेड में बदल देता है। याद रखिएगा, एसिड यदि हम लिटमस पेपर पर डालते हैं
तो ये ब्लू को रेड में बदल देता है। ये आपको याद रखना है, कब? जब ये एसिड होगा तो ये ब्लू से रेड में इसको कन्वर्ट कर देगा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। दूसरी तरफ एक चीज़ और याद रखिएगा, जब हम बात कर रहे हैं लाइकेन की, तो याद रखिएगा लाइकेन की पत्तियों को सुखाकर ही सूचक बनाया जाता है। और लाइकेन को यह भी याद रखना है कि बेस्ट इंडिकेटर बोला जाता है किसका? बेस्ट इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन। मतलब जहां पे लाइकेन पाया जाता होगा, इसका मतलब है कि वहां पे एयर पोल्यूशन शून्य है, क्योंकि ये क्या करता है? ये SO2 का पता लगाता है। साथ ही साथ मिर्गी की दवा बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ कुछ टेस्ट और भी हैं जो आपको पता होना चाहिए, जैसे मिथाइल ऑरेंज। याद रखिएगा, मिथाइल ऑरेंज जो है, इसका कलर क्या होता है? इसका हल्का नारंगी कलर होता है। ठीक है। और यदि इसमें एसिड मिलाया जाए मिथाइल ऑरेंज में, तो ये रेड हो जाता है। और यदि इसमें बेस मिलाया जाए तो यह येलो हो जाता है। याद रखिएगा, मिथाइल ऑरेंज में यदि हम एसिड मिलाते हैं तो ये रेड हो जाता है, यदि हम बेस मिलाते हैं तो ये येलो हो जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा फिनोप्थलीन। फिनोप्थलीन की यदि हम बात करें, तो यदि फिनोप्थलीन में एसिड मिलाया जाए तो नो चेंज, और यदि बेस मिलाया जाए तो ये पिंक हो जाता है। तीसरा टर्मरिक, हल्दी की यदि हम बात कर लें, तो इसमें यदि हम एसिड मिलाते हैं तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता है। लेकिन यदि हम बेस मिला देते हैं तो इसका कलर रेड हो जाता है। ये भी कई बार पूछा गया है, तो इस संदर्भ में इसको हमें याद रखने की ज़रूरत है कि यदि हम टर्मरिक में एसिड मिला दें तो क्या प्रभाव दर्शाता है, यदि टर्मरिक में बेस मिला दें तो क्या होता है। इसलिए इसको भी हमें याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न बने हैं। आगे जब हम प्रश्न देखेंगे तो वहाँ से हमें चीज़ें समझ में आएंगी। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी बेस की। ठीक है, बेस की हम बात कर लेते हैं, या क्षार की हम बात कर लेते हैं। आप जानते हैं कि इसका जो टेस्ट है, इसकी बात करें तो ये कड़वा टेस्ट होता है। ठीक है। परिभाषा के स्तर पे यदि हम बात करें, तो आपको पता होगा, सबसे पहले बात आती है ऑर्हीनियस की। ऑर्हीनियस की जब बात करते हैं तो कहते हैं ऑर्हीनियस कि यदि जलीय विलयन में मिलाया जाए तो वह एक से अधिक OH आयन या हाइड्रोक्सिल आयन मुक्त करता है। क्या करता है? OH आयन या हाइड्रोक्सिल आयन मुक्त करता है, एक से अधिक। ऑर्हीनियस ने बताया कि यदि बेस होगा और जलीय विलयन में मिलाया जाएगा तो वह OH आयन या हाइड्रोक्सिल आयन मुक्त करेगा। ठीक है। वहीं दूसरी परिभाषा जो दिया वो बॉनेस्टेड और लॉरी ने दिया। इन्होंने क्या बताया बेस के संदर्भ में? इन्होंने बताया कि बेस वो होते हैं जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं। क्या होते हैं? जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं वो बेस होते हैं। फिर बात आती है लेविस की। लेविस ने बताया कि बेस वह होते हैं जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट जो करते हैं वो कौन से होते हैं? वो होते हैं बेस। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। जैसे लेविस ने, यदि हम बात करें तो एसिड के संदर्भ में क्या बोला था कि एसिड वो होते हैं जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। ठीक है। तो दोनों को साथ साथ नोट कर लीजिएगा, एक तरफ बेस एक तरफ एसिड, तो आपको याद करने में आसानी
होगी। ठीक है, तो सबसे पहले बेस की परिभाषा आपने देख लिया कि बेस होता क्या है, इन तीनों के अनुसार बेस होता क्या है उसको आपने देख लिया। अब एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम बात करें तो आप देख लीजिए NaOH। ठीक है, जलीय विलयन में यदि हम इसको मिलाते हैं तो आपको देखने को मिलता है Na प्लस OH माइनस आयन, ये आपको देखने को मिल रहा है कि हाइड्रोक्सिल आयन यहाँ पे मुक्त कर रहा है। ठीक है, अब लिटमस पेपर के आधार पे यदि हम बात करें, लिटमस पेपर के आधार पे यदि हम बात करें तो आपको पता होगा बेस के संदर्भ में यदि हम बात करें तो लिटमस पेपर लाल से नीला शो करता है। मतलब यदि बेस लिटमस पेपर पर डाला जाए, ठीक है, तो ये लाल से क्या हो जाता है, लाल से ये नीला हो जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ आपने देखा था अभी कि वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे नीला से लाल हो जाता था, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं पीएच स्केल की। ठीक है, पीएच स्केल की अब हम बात करेंगे। पीएच स्केल की अब हम बात कर लेते हैं। आप जानते हैं पीएच स्केल के बारे में पता होना चाहिए आप सभी को। तो अब पीएच स्केल के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, थोड़ी सी बात करेंगे। पीएच स्केल होता क्या है, क्योंकि यह भी हमारे लिए आवश्यक है, यह भी जानना हमारा जरूरी है। पीएच स्केल की जब हम बात करते हैं तो इसकी खोज किसने किया था? पीएच स्केल की खोज किया था सोरेनसन ने। सोरेनसन ने क्या किया था? पीएच स्केल की खोज किया था। कब? वर्ष 1909 में सोरेनसन ने पीएच स्केल की खोज किया था, ये आपको पता होना चाहिए। और जब हम पीएच स्केल की बात करते हैं तो सबसे पहले पीएच का जो फुल फॉर्म होता है वो हमें पता होना चाहिए। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन, या इसी को आप बोलते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। और यह पैमाना है जो बताता है कि कौन सा पदार्थ एसिड होगा या कौन सा बेस। तो पीएच स्केल क्या बताता है? पीएच स्केल आपका बताता है कि कौन सा एसिड होगा और कौन सा बेस होगा। और इसकी खोज सोरेनसन ने किया था। कब किया था? वर्ष 1909 में किया था। और पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब पीएच स्केल की जब हम बात कर रहे हैं तो आपको पता होगा पीएच स्केल कुछ इस तरह से, मान लीजिए पीएच स्केल है ये, 0 से ले करके यहाँ पे 14 तक नंबर होते हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7 8 9 10 11 12 13 और 14, इस तरह से नंबर होते हैं। ये आपका 7 हो गया। पीएच स्केल की जब बात करते हैं, यदि पीएच स्केल पे 0 से लेकर के 7 तक नंबरिंग आ रही है, 0 से लेकर के 7 से कम, तो यहाँ पे क्या होगा? वो जो विलयन होगा वो क्या होगा? एसिड हो, आप कह सकते हैं कि वो एसिड होगा। ठीक है, यदि 7 से ज़्यादा और 14 से कम होगा तो ये क्या होगा? ये होगा बेस। ठीक है, और यदि 7 होगा तो ये विलयन क्या होगा? उदासीन। ठीक है, एक एसिड होगा, एक बेस होगा और एक होगा उदासीन। 0 से 7 यदि है तो ये है एसिड, 7 से लेकर 14 तक यदि है तो ये है बेस, और यदि 7 है तो ये है उदासीन। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 7 है तो क्या हो जाएगा? उदासीन। यदि पीएच वैल्यू 7 से कम तो वह एसिड, यदि पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा तो वह बेस, और यदि पीएच वैल्यू 7 तो वह विलयन उदासीन होगा। अब एसिड की जब हम बात करते हैं तो एसिड भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्ट्रॉन्ग और एक होता है वीक। ठीक है, स्ट्रॉन्ग और वीक। अब आपको याद रखना है, जब हम स्ट्रॉन्ग और वीक की बात करते हैं तो यहाँ पे याद रखना है स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा? जो 0 से लेकर के आप कह लीजिए अधिकतम 3.5 तक होगा। स्ट्रॉन्ग का मतलब 0 से लेकर 3.5 तक, यदि ये मीनिंग दिखा रहा है, यदि
पैमाना ये दिखा रहा है तो ये प्रबल होगा, स्ट्रांग होगा। और यदि 3.5 से 7 तक दिखा रहा है तो वो आपका वीक होगा। वहीं दूसरी तरफ क्षार की जब बात करते हैं, बेस के संदर्भ में जब हम बात करते हैं, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि 10.4 से लेकर के 14 तक ये क्या है, क्षार का पीएच मान बढ़ने पर ये क्या होता है, ये प्रबल हो जाता है। अम्ल का पीएच मान घटने पर प्रबल हो जाता है और क्षार का पीएच मान बढ़ने पर प्रबल हो जाता है। तो उल्टा है उस संदर्भ में, ये आपको याद रखना। ठीक है, क्या याद रखना है कि अम्ल का पीएच मान घटने पर वो प्रबल होता है, वहीं क्षार का पीएच मान बढ़ने पर वो प्रबल होता है। ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, एक और फैक्ट याद रखिए। क्या याद रखना है, जब कोई पदार्थ जलीय विलयन में मिलाया जाता है, ठीक है, जब कोई पदार्थ है वो जलीय विलयन में मिलाया जाता है, जलीय विलयन में मिलाया जाता है, और जलीय विलयन में मिलाया जाए तो बहुत ज़्यादा यदि वो हाइड्रोजन प्लस आयन मुक्त करता है, बहुत ज़्यादा यदि हाइड्रोजन प्लस आयन मुक्त करता है, तो इसका मतलब है कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, और जब कोई पदार्थ जलीय विलयन में मिलाया जाए और वो कम हाइड्रोक्सिल आयन या OH आयन मुक्त करता है तो वह वीक बेस कहलाता है। ठीक है, क्या समझा आपने, जब कोई पदार्थ जलीय विलयन में मिलाया जाए और बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन प्लस आयन मुक्त करे तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जब कोई पदार्थ जलीय विलयन में मिलाया जाए और कम हाइड्रोक्सिल आयन मुक्त करता है तो वह वीक बेस है। ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। जैसे यदि आपसे पूछ लिया जाए स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन से हैं, तो जैसे NaOH हो गया, KOH हो गया, MgOH होल ट्वाइस हो गया, तो ये सब क्या हैं, ये सब स्ट्रॉन्ग बेस हैं, याद रखना है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि शुद्ध जल का pH वैल्यू क्या होता है, तो शुद्ध जल की जो pH वैल्यू है वो 7 होती है, उदासीन होती है। शुद्ध जल की pH वैल्यू 7 होती है, ये उदासीन होता है। और शुद्ध जल जो है वो विद्युत का कुचालक होता है। जो शुद्ध जल होगा वो विद्युत का कुचालक होगा, और शुद्ध जल की जो pH वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो 7 होगी। एक शब्दावली और समझ लेते हैं, उसके बाद आज के सेशन को समाप्त करते हैं। एक होता है सांद्र, और एक सुना होगा आपने तनु, या इसी को बोलते हैं डाइल्यूट। सांद्र और तनु क्या होता है केमिस्ट्री के संदर्भ में। मान लो एक ये कोई बीकर है और इसमें एल्कोहल, ये नीचे एल्कोहल भरा है, और इसके बाद इतना ये जल भरा है, ये जल है और ये है एल्कोहल। ठीक है, और इधर भी एक बीकर है जिसमें ये जल भरा है और ये है एल्कोहल। ठीक है, अब जब सांद्र और तनु की बात करते हैं तो यदि एसिड ज़्यादा होगा, एसिड ज़्यादा और जल कम, एसिड ज़्यादा और जल कम, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सांद्र। एसिड ज़्यादा जल कम तो ये हो जाएगा सांद्र। और दूसरी तरफ यदि एसिड कम और जल ज़्यादा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तनु। तो ये दोनों आपको याद रखना है, एसिड ज़्यादा जल कम तो सांद्र, और एसिड कम जल ज़्यादा तो उसको हम बोलते हैं तनु। तो सांद्र और तनु में ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। आज जितनी चीज़ें हमने देखी हैं उसको बखूबी आपको तैयार करना है, बखूबी आपको उसका ध्यान रखना है, और इस तरह से हमें अपनी चीज़ों को बेहतर करना है। देखो, कुछ चीज़ें हैं भैया जिन पे आपको काम करने की आवश्यकता है। सबसे पहले टारगेट वीडियो। टारगेट वीडियो आपको नियमित मिल रहे हैं, उस पर वर्क करिए, उसको कंप्लीट करिए, 100% कंप्लीट करने का प्रयास करिए। और टारगेट वीडियो में ही 2-3 अतिरिक्त चीज़ें एडिशनल होती हैं, जैसे लूसेंट बोला है मैंने कि 1 घंटा समय डेली दीजिए, लूसेंट या कोई भी ऑनलाइनर है। दूसरा, क्वेश्चन आंसर डेली कम से कम स्वयं से 100 प्रश्नों का जवाब देना है, 100 प्रश्न अनिवार्य रूप से लगाने हैं। तीसरा,
सुबह 8 बजे की जो आपकी क्लास होती है, 8 AM की जो क्लास होती है, उसको रेगुलर बेसिस पे 100% अटेंड करने का प्रयास करना है। शाम 5 बजे एक क्लास होती है मेंस आंसर राइटिंग की, इसको 100% कंप्लीट करने का प्रयास करना है। और एक क्लास आपकी जो अभी टाइम मैंने रखा है वो 10 बजे रखा है 10 PM पर, और एक क्लास क्वेश्चन आंसर से संबंधित है, इसको करना है। तो ये 3 चीज़ें आपको अनिवार्य रूप से करनी है। बीच बीच में, इसी समय के बीच में आपको डेली का न्यूज़ भी मिल जाएगा अलग से, शॉर्ट बुलेटिन। साथ ही साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं, वो भी बीच बीच में आपको देखने को मिल जाएंगे, तो उनको भी कवर करना है। तो इतना ध्यान रखना है कि यदि यहाँ पे आप अपना 100% दे रहे हो, यहाँ पे मेहनत कर रहे हो, 100% एफर्ट डाल रहे हो, तो अभी आप मई माह में हो। मई से यदि काम करना हम शुरू करते हैं, मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो हम अपनी चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। इन 4 महीने में हम अपनी चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। यदि आप शून्य से भी शुरुआत कर रहे हो तो भी यहाँ पे हमारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपने इस सेशन को यहीं पे समाप्त करता हूँ। मिलते हैं कल। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।